शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद रिस्पॉन्ड करें। 20 लाख करोड़ का एक ये आंकड़ा दिया गया है और क्या ये माने कि बीजेपी अब इसी सियासी पिच पर परिवारवाद घोटाले इसी पिच पे 2024 की सियासी जंग लड़ेगी? रवि, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि पैनल 1 वर्सेस 4 है और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब समय जितना भी दे। देखिए, सबसे पहले तो प्रेम जी की बात से तो मैं हैरान हूं। यदि किसी पे कार्रवाई नहीं हुई तो आए दिन ये छाती पीट पीट कर मातम क्यों मनाते हैं कि हम पे विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई। 14 दल मिलके कोर्ट चले गए थे और वहां से फटकार मिली कि ऐसी कोई विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक तरफ कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई करो कार्रवाई करो। जब कार्रवाई होती है, जब लालू जी कन्विक्ट होते हैं, एक नहीं 4-4 बार कन्विक्ट होते हैं, जब मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं उनको बेल नहीं मिलती है, जब नेशनल हेराल्ड में सोनिया और राहुल को बेल नहीं मिलती है, बेल मिलती है पर उनको कोई डिस्चार्ज नहीं मिलता है, तब ये मातम क्यों मनाते हैं? फिर बोलना चाहिए कि नहीं ठीक है, कार्रवाई हो रही है। पार्था के ऊपर जो बंगाल में कार्रवाई हुई वो सीबीआई की कार्रवाई कोलकाता हाईकोर्ट के कहने पर हुई और आज तक पार्था चैटर्जी एसएससी स्कैम में जेल में है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, देश में 2 तरीके के पीडीए है रवि जी। एक है पीपल्स डेवलपमेंट एजेंडा, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने 10वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को लाया, अब 30वें स्थान पर जा रही है। 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया, 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंच गए, 80 करोड़ लोगों के पास रोजगार पहुंच गया, राशन पहुंच गया। किस प्रकार से हमने देखा है कि वहां पर 11 करोड़ लोगों के पास, किसानों के पास किसान सम्मान निधि पहुंच गई और हर वादे को पूरा किया गया है। पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। और दूसरा पीडीए क्या है? पारिवारिक दलों का अलायंस। अब पूछे यहां पर बैठे जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बता सकते हैं एक परिवार के अलावा कोई उनका अध्यक्ष बन सकता है? आरजेडी में एक परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकता है? आम आदमी पार्टी जब से आई है एक ही अध्यक्ष उनका लगा हुआ है, कहां से डेमोक्रेटिक हुई? टीएमसी में एक परिवार के अलावा अध्यक्ष हो सकता है, डीएमके में एक परिवार के अलावा अध्यक्ष हो सकता है। चलिए आते हैं, दूसरा पीडीए क्या है? पीडीए दूसरा है पैसा और धन लूटने वाला अलायंस। आप देखिए ना, डीएमके का जॉब फॉर करप्शन स्कैम है, लैंड फॉर जॉब स्कैम बिहार में आरजेडी का है। बिहार में किस प्रकार से पुल जल समाधि ले रहा है और एम्बुलेंस स्कैम वहां पर हो रहा है वो भी हमने देखा है। कांग्रेस का नेशनल हेल्थ स्कैम देखा है। आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला, जिस पर तो कांग्रेस समर्थन करती है, कहती है कि बिल्कुल सही है, घोटाला हुआ, इस पर पकड़ा जाना चाहिए। और आज उनका शीश महल का घोटाला भी, जो उस पर सीएजी की जांच होने वाली है, तो ये टीएमसी का एसएससी घोटाला है। तो क्या ये घोटाले वाली पार्टी नहीं? और तीसरा पीडीए है पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड अलायंस। पीडीए मतलब पूरा डिस्टर्ब्ड अलायंस। पूछिए ना, आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए देश के संविधान को बचाना है, पर उसी संविधान बचाने की कवायद में कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी नहीं है। आरजेडी ने भी, शिवानंद तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी को डांटा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है वो लेफ्ट को कहती है कि आपने हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार कैसे कर दिया भ्रष्टाचार के मामले में, यहां पर तानाशाही हो रही है। कांग्रेस पार्टी बंगाल में कहती है कि दीदी की ओर से पंचायती चुनाव में तानाशाही हो रही है। ठीक है। किस प्रकार से ये लोग, पूरा डिस्टर्ब्ड अलायंस है, कैसा पैसा धन लूटने वाला अलायंस है और पारिवारिक दलों का अलायंस है, और दूसरी ओर पीपल को डिलीवर करने का। और क्योंकि एक सवाल पूछा, एक लास्ट सवाल, क्योंकि उन्होंने वादे की बात की, प्रेमचंद जी हाथ जोड़कर, मैं आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में भी और ओहदे में भी, प्रेमचंद जी हमने 370 का वादा पूरा किया, तब किसने छाती पीटा? हम यूसीसी के बारे में आज बात कर रहे हैं, उसको पूरा करने की कौन छाती पीट रहा है? राम मंदिर का वादा पूरा कौन छाती पीट रहा है? और जहां तक बेरोजगारी दर है, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में सब जगह बेरोजगारी दर 3% से कम है। बिहार में 10% से ज्यादा, दिल्ली में 10% से ज्यादा, राजस्थान में 20% से ज्यादा। तो बेरोजगारी तो आप बढ़ा रहे हैं, महंगाई पंजाब में बढ़ा रहे हैं, महंगाई राजस्थान में बढ़ा रहे हैं। ठीक है शहजाद, मुझे लगता है कि आपको डेटा भी ठीक है शहजाद पूनावाला, क्योंकि जब पीएम मोदी वहां पे बोल रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ता वहां पे बैठे हुए थे, तो जब एक पक्ष बोलेगा तो हो सकता है कि वहां पे रजामंदी आ जाए, लेकिन दूसरे आंकड़े भी तो होते हैं ना शहजाद पूनावाला। परिवारवाद को लेकर आपने सवाल उठाया, लेकिन अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, यह भी तो परिवारवाद का नमूना है ना, तो बीजेपी में क्या परिवारवाद नहीं है? मैं इसका एक वाक्य में जवाब दे देता हूं। अनुराग ठाकुर हो या पंकज सिंह हो, किसी को अपने पिता के होने की वजह से वहां पर नहीं बैठाया गया है। हाँ, मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि आप एक चीज टेस्ट कीजिए, पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में या जब से भाजपा बनी है, कितने अध्यक्ष हुए हमारे?
और समाजवादी पार्टी जब से बनी कितने अध्यक्ष हुए उनके, आरजेडी जब से बनी कितने अध्यक्ष हुए उनके, आम आदमी पार्टी बनी उनके कितने अध्यक्ष हो गए, टीएमसी बनी उनके कितने अध्यक्ष हो गए। हमारे पार्टी में तो एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत नड्डा जी पोस्टर लगाते थे, वो भी अध्यक्ष बन सकते हैं, अमित शाह जी पोस्टर लगाते थे, वो भी अध्यक्ष बन सकते हैं, राजनाथ सिंह जी बन सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बन सकते हैं, ज्ञान कृष्णमूर्ति बन सकते हैं। ये हमारे अध्यक्षों की फहरिस्त है। तो मुझे बताइए आरजेडी का कौन है यादव परिवार के अलावा? अरे हमारे नवल किशोर प्रोफेसर साहब, इतना मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये कहा जाता है बीजेपी में, ये कहा जाता है जो संघ परिवार से जुड़ा है, जो संघ परिवार से जुड़ा है वो आगे जाएगा, कोई आम आदमी आगे नहीं जा पाएगा। अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह को लेकर आपकी परिभाषाएं अलग हैं, लेकिन सबकी तो अपनी अपनी परिभाषा है ना। ये आगे ऐसे ही निकलेगा, अनुराग ठाकुर हो गया, अरुण धूमल हो गया, पंकज सिंह हो गया, ऐसे कई नाम है, ऐसे मैं कई नाम गिना दूंगा कि जिस तरह से चल रहे हैं। रवि जी, किसी के लिए कोई जगह, देखिए रवि जी, आपका भी बेटा मीडिया में आ सकता है, हाँ। ठीक है, पर अगर ये कहा जाए, अनुराधा जी ये कहे रवि के बाद यहाँ पर 5 बजे रवि का बेटा ही होगा, तब तो ये परिवारवाद कहलाता है। रवि का बेटा जर्नलिज्म में तो आ सकता है ना भाई, अगर उसको आना है। पर आरजेडी में क्या है, अध्यक्ष बनेगा तो केवल लालू के परिवार का, समाजवादी में है अध्यक्ष बनेगा केवल मुलायम के परिवार का, डीएमके में है अध्यक्ष बनेगा केवल परिवार का। ये है, ये परिवारवाद है। ठीक है, ठीक है। एक और जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि महंगाई को लेकर आपका बहुत बड़ा मुद्दा था। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगाई की मार, महंगाई को लेकर सरकार किस तरह से आप मानेंगे? क्योंकि आंकड़े अपने आप में बहुत सारा कुछ कहते हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए क्रॉस कर चुका है। आप गैस सिलेंडर के अलावा पेट्रोल के दाम देख लीजिए, 100 रुपए के ऊपर पार कर चुका है। सरसों का तेल आप देख लीजिए, वो 150 के ऊपर कर चुका है। तो महंगाई के मोर्चे पे तो अभी भी चैलेंज बना हुआ है ना आपकी सरकार के लिए। देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि अभी ये 2 हफ्ते पहले आंकड़ा आया है कि 4.25 का रिटेल इन्फ्लेशन, जब पूरी दुनिया में 7 और 8% इन्फ्लेशन चल रहा है, और जो यूपीए के जमाने में 10 से अधिक फीसद का था इन्फ्लेशन, तब हम 4.25 कर रहे हैं। 2 बार एक्साइज ड्यूटी काटी पेट्रोल की, डीजल की, परंतु ये देखिए राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वैट पेट्रोल और डीजल पर। पावर बिल बढ़ा दिया कर्नाटका में, बिजली माफ करने की बात की थी हिमाचल में, वहां पर 22 पैसे टैरिफ बढ़ा दिए। हिमाचल में तो अभी वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, 15,000 लोगों का वेतन रुका हुआ है। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने वैट और डीजल बढ़ा दिया पेट्रोल का, जबकि केंद्र की सरकार वैट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी काट रही है पेट्रोल डीजल पर 2 बार। तो बताइए ना, इसका कोई, पंजाब में आज 98 रुपीस पेट्रोल का है, वहीं गुजरात में 96 है, राजस्थान में 108 है, उत्तर प्रदेश में 95-96 है। तो ये क्यों है? शहजाद जी, मैं कह रहा हूं ना, जो एक आम आदमी है वो इस तरह से नहीं देखेगा कि महंगाई दर 4.7 थी, आज 8.7 हो गई है, या इस तरह से। तो वो तो देखेगा उसको दूध 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, वो तो देखेगा उसको पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है जो कभी 70 रुपए मिलता था, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था आज वो 1100 में मिल रहा है, वो तो इस परिभाषा में देखेगा ना। गैस के सिलेंडर की आपने दूसरी बार बात की, मैं आपको उस पर भी बता देता हूं। इंडेन की वेबसाइट पर सारे दर्शक अभी लाइव चेक कर ले। 1 जनवरी 2014 को रेट था 1241 14 किलो के सिलेंडर का, आज वही 14 किलो का नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 1151 या 1150 रुपीस का आज मिलेगा, या इसी रेंज में होगा, मतलब 1241 रुपए से कम है। तो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की तो कीमत कम हुए है, क्योंकि देखिए सब्सिडी देते हैं तो वो भी तो टैक्स पेयर से ही जाता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमें अध्ययन करना पड़ेगा। ये कहते हैं, आप कोई भी दाम उठा लो, चीनी के, चावल के, गेहूं के, ये सारे दाम सरसों तेल 150 के पार है, बढ़ते थे यूपीए के जमाने में। सरसों तेल 150 के पार है, दूध 60 रुपए से ऊपर निकल गया है। हाँ जी, 60 रुपए के, मैं आपको 1 सेकंड आंकड़े के साथ बताता हूं, 1 सेकंड, 1 ही मिनट दे दीजिए। सरसों का तेल और दूध का मैं आपको बताता हूं। दूध का आप सुनिए, 16 रुपए 2004 में जब इनकी सरकार गई तो 36 रुपए, और आज हमारी सरकार है तब वो 50 रुपए 55 रुपए तक गया है। इसका मतलब उनके जमाने में 122% बढ़ावत, हमारे जमाने में 42% बढ़त। अब बताइए कि कौन बढ़ा रहा है? मैं आपको एक और दाम दे देता हूं। चीनी का 6 रुपए था 2004 में, जब वो गए 36 रुपए हुआ, आज 42 रुपए प्रति किलो है। मतलब उनके जमाने में 480% शुगर के दाम बढ़े, चीनी के दाम 480% बढ़े, और आज जो बड़े हैं वो मात्र 30% बड़े हैं। ठीक है पुणे वाला, अब जवाब